हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं हम। नेशंस पोटेंशियल हिज बिलीफ अटल बिहारी वाजपेयी अंडरस्टूड इंडियन डेमोक्रेसी नीडेड टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। देखो ये पॉलिटिकल जाएगा और ऑब्वियसली द बेस्ट इज येट टू कम। फ्रैंक सिनेट्रा। ठीक है, लीव द किड्स अलोन। आस्किंग स्कूल्स टू अप्लाई द सीजन टेस्ट टू स्टूडेंट्स इज अ ब्लॉट ऑन द नेशनल कैपिटल एंड इट्स आप गवर्नमेंट। पॉलिटिकल आर्ट विद अ कॉन्साइंस श्याम बेनेगल्स ह्यूमनिज्म सेट इज सिनेमा अपार्ट एंड इट्स टाइमलेस। ठीक है, श्याम बेनेगल काफ़ी बड़े फिल्म मेकर थे, तो बोल सकते हैं न्यू ईयर न्यू यू। रिजोल्यूशंस में सेम फ्यूटाइल एंड हार्ड टू कीप बट होप सर्वाइव इन द गैप बिटवीन एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। ठीक है, मतलब ये चार तो नहीं है कुछ इसमें। जाकिर भगवत इन क्रिसमस। द मैसेज फ्रॉम बोथ विद रिस्पेक्ट फॉर इंडियाज प्लेरिटी एंड डाइवर्सिटी डाइवर्स डिविजिव पॉलिटिक्स इज अ थ्रेट दैट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म की बात कर रही है। द नेचुरल वे आउट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड इंडिया मस्ट कंसिडर रीजनरेटिव फार्मिंग एज द वे फॉरवर्ड। ये देख सकते हैं। एन अपील टू एमपीज गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट देयर इज मच टू लर्न। हाँ, बोल सकते हैं, ये भी थोड़ा पॉलिटिकल जा सकते हैं ये, कि इनको थोड़ा सा डिबेट्स तो हार्डली कुछ हो रहे हैं। ब्लिक फोरकास्ट अडेप्टेशन वे फॉरवर्ड ग्लोबल वार्मिंग इन नंबर्स। ठीक है, ये भी देख सकते हैं हम। 300 years आफ्टर क्राइस्ट हाउ क्रिसमस केम टू बी सेलिब्रेटेड ऑन December 25। आपको इंटरेस्ट रहा तो आप देख सकते हो, पर चांसेस आर लेस कि यूपीएससी में ऐसा कुछ पूछा जाए। चलिए फिर हम दो बड़े बड़े आर्टिकल से कहाँ से स्टार्ट करें। फार्मिंग अपील ठीक ठाक है, नहीं किया तो भी चलेगा मेरे हिसाब से, ये बड़ा वाला ही करते। चलिए, ब्लीक फोरकास्ट। ब्लीक मतलब lacking vegetation exposed to the elements, charmless or inhospitable, cold and miserable, painful kind of pains, not hopeful या फिर encouraging, कोई होप नहीं है। फोरकास्ट में एडोप्टेशन वे फॉरवर्ड, चलिए देखते। वैसा देखा जाए तो एडोप्टेशन के बारे में सोचना चाहिए। अभी हम रोक तो नहीं सकते वार्मिंग को, पर अभी जो भी चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अभी देखते। The year 2024 was when the world all but gave up on its effort to restrict global warming within 1.5 degrees Celsius from the pre-industrial average, one of the key goals of the 2015 Paris Agreement on climate change. Ironically, 2024 is also set to emerge as the year when the annual average global temperature reached the 1.5 degree Celsius threshold for the first time. अभी इसको ही बचाने की बात कर रहे थे कि हम भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और 2024 वाला यही साल है जहाँ पर ये ब्रीच हुआ है। क्या बात है। There is nothing sacrosanct about the 1.5 degree threshold. The devastating impacts of climate change have already begun to play out at much lower levels of warming. When the world had agreed on 1.5 degree target in the Paris Agreement as something worth pursuing in addition to the main 2 degree goal, it was under the impression of there was sufficient time on hand. After all, the temperature rise had not hit the 1 डिग्री मार्क एट दैट टाइम। देखो, जब 2015 में हमने ये सब एग्रीमेंट किया था ना, तो 1 डिग्री मार्क भी नहीं हुआ था, तो सभी को लगा कि भाई अभी तक 1 डिग्री भी नहीं बढ़ा है। 1 डिग्री नहीं हुआ है तो हमें कुछ टेंशन की जरूरत नहीं, कर सकते हम थोड़ा बहुत वार्मिंग कर सकते। पर हार्डली 9 सालों में खत्म हो गया फिर। However, the planet has warmed much faster rate that and absence of any meaningful climate action during this time has meant that the 1.5 degree is well beyond the reach now. इसलिए अभी छोड़ दो, अभी ये रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। Writing on the wall has been evident for quite some time. However, people are still being fed the narrative that a narrow window of opportunity exists to prevent the temperature rise in excess of 1.5 degrees Celsius from becoming a norm. The numbers do not stack up. In its most recent report, Intergovernmental Panel on Climate Change, the UN affiliated body that advances scientific knowledge and about climate change, said the world needed to cut its annual greenhouse gas emissions by at least 43% from 2019 levels by 2030 to keep alive hopes of achieving the 1.5 degree goal. अभी इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, ये आईपीसीसी एक गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूएन से, यूएन का एक पार्ट बोल सकते हैं। तो इन्होंने बोला था कि भाई एटलीस्ट 43% तो हमें कम करना चाहिए गैस एमिशन, जो जो भी जीएचजीज है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, तो उसको। पर अभी भी थोड़ा सा होप था कि भाई एटलीस्ट इतना अगर परसेंटेज हम कम करते तो हम अचीव कर सकते 1.5 डिग्री वाला गोल। पर अभी अगर क्लाइमेट एक्शन अभी करंट के देखे तो हार्डली कोई कंट्री बेस्ट एफर्ट लगा रही है अपना। barely 2% reduction in the best case scenario by that time, but there is no way this large emission gap can be bridged in the short period of। देखो 2030 तो अभी आने वाला है 6 सालों में।
6 भी किधर, अभी 2025 चालू होने वाला है अगले महीने से, तो फिर चांसेस आर लेस कि 5 सालों में हम इतना गंदा वाला रिडक्शन कर सके। ऐसा ब्रेक थ्रू कुछ तो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जो जहाँ पर जो एमिशंस है वो एकदम से रिड्यूस हो जाए, या फिर कुछ चमत्कार ही चाहिए अभी इसको। In many ways, the COP29 climate meeting in Baku, Azerbaijan this year was the last hope for the 1.5 degree goal. It was supposed to deliver an agreement to sharply increase the money flow into the climate actions. The assessed requirement was in the range of trillions of dollars per year. However, the developed countries, whose job it is to raise financial resources for climate action, said they would commit to no more than 300 billion a year, and that too only from 2035. अभी देखो, अभी जहां पर ये मीटिंग हुई थी COP29 की बाकू अजरबैजान में, इस कैपिटल है इसका, तो इन्होंने होप रखा था कि भाई एटलीस्ट 1.5 डिग्री का गोल तो होना चाहिए। पर एक्चुअली बात की जाए तो डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनको बोला गया था कि भाई आप जो है एटलीस्ट ट्रिलियन, जो डॉलर है, ट्रिलियन मतलब कितना होता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कितने जीरोस होते हैं हर साल, अपना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देना चाहिए। पर अभी ये डेवलप कंट्रीज, ऑब्वियसली बात है, ये बोल रहे कि हम बस 300 बिलियन देंगे साल के, और वो भी 2035 के बाद से देंगे, अभी नहीं देंगे। देखो, अभी सब ऑप्टिमल आउटकम्स आर नॉट न्यू टू कॉप मीटिंग्स, बट दिस वन in Baku was particularly disappointing. Although provision for larger sums of money would not have immediately filled up the huge emissions reduction gap, it would have done two other things. It would have demonstrated the collective capability to step up effort when faced with an emergency. It would have provided the much required cash for the developing countries to implement adaptation projects that could save lives. Record warning. देखो, अभी यही बोल रहे कि अगर अभी आउटकम्स के लिए रेडी रहना चाहिए, अभी कितना भी पैसा डाला तो अभी जो इमिशन दिया है तो वो गैप फिल करना अभी डिफिकल्ट होने वाला है। अभी रिकॉर्ड वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर वार्निंग वाला ये मैसेज दिख रहा है कि हमने थोड़ा सा गलत किया, टेपर्ड रिस्पॉन्स, मतलब इससे सच कुछ ऐसा बाहर निकलेगा नहीं मुझे लग रहा है। ये थोड़ा कंक्लूजन में देखते कि कुछ ना कुछ तो ये सोल्यूशंस बताएंगे। न्यू टेक्नोलॉजीज, चलो न्यू टेक्नोलॉजीज से देखते। आप देख सकते हो यहाँ पर जीएचजी का एमिशन कितना हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 25,000 1970 में था, 2023 में देखो कितना गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये। अभी न्यू टेक्नोलॉजीज देखते हैं, इस और कुछ है क्या इसमें ग्राफ्स, ये कौन सा है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। अभी देखो कितना ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, 0.2 से लेके 1.45 हो गया अभी। 2023 में 1.45 था, तो अभी तो क्रॉस करना ही करना है। 1.5 क्रॉस कर दिया है बाय द वे, 2024 नहीं। और कुछ है क्या इसमें, अच्छा ये भी है, नंबर ऑफ डेज ऑन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। कितने दिन 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, तो ये देखो 173 डेज था यहाँ पर, या तो जीरो था क्योंकि कोविड था। देखो नीचे नीचे, और ये देखो खत्म, टाटा गया, बाय बाय, गुड बाय। New technologies, accelerated elimination of fossil fuels, the key reason behind global warming, and a shift to cleaner and renewable sources of energy in the post 235 period is not an unrealistic possibility. Technology hurdles holding up swift energy transition to do not seem as insurmountable as they did just few years ago. Efficiency limits of renewable system, technical and economic feasibility of carbon capture or removal technologies, or challenges of battery storage systems will all appear solvable within the deadline imposed by climate change, thanks to rapid advancement in disruptive technologies such as artificial intelligence and quantum systems. अभी ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर्डल्स भी है हमारे पास, उतना ट्रांजिशन स्विफ्टली नहीं हो पा रहा है, हम रिन्यूएबल के पास जा रहे हैं पर उतना फायदे नहीं पहुंचाएगा अपने के लिए। ठीक है, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस हैपन टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फोकस एरिया फॉर रिसर्च इन एआई, क्वांटम साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। अभी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। अभी देखते हैं, कंट्री लाइक चाइना इज लाइकली टू रिड्यूस इट्स एमिशन क्विकली वंस इट डिसाइड्स दे हैव पीक, व्हिच कैन बी एनी टाइम नाउ. China has created renewable energy capacity that is greater than the rest of the world put together, which can enable a quicker shift away from fossil fuels than any other country has so far managed. The scale of China emission reduction in the post 2030 time frame would be most critical for achieving climate targets for 2050. देखो क्लाइमेट भी, चाइना भी जो है सेकंड मोस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। तो अगर इसने भी बहुत ज़्यादा हद तक इसने एक्चुअली भी कम किया है, पता है कि आपको जो पोल्यूशन लेवल्स थे ना चाइना में, आई गेस पिछले 4 या 5 सालों में उन्होंने बहुत हाई स्केल पर पोल्यूशन कम किया है। तो अगर इसी तरह से ही करते रहने तो 2050 तक हम क्लाइमेट टारगेट्स अचीव कर सकते हैं क्रिटिकल टाइम फ्रेम में, क्योंकि चाइना एक खतरनाक कंट्री है, उनके पास फंडिंग्स भी है और उतना पॉलिटिकल विल भी है कि वो करते भी है। बट द शिफ्ट इज अनलाइकली टू बी पेनलेस, क्लाइमेट impacts आर नॉट गोइंग टू गो अवे द मोमेंट emissions being declining. They are expected to continue to worsen for a few decades before changing course. Developing countries, particularly the small island nations, would continue to get disproportionately impacted
बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड देयर इज लिटिल दे कैन डू ऑन देयर ओन। देखो सबसे गंदा वाला इम्पैक्ट किसको पड़ेगा पता है क्या? स्मॉल आइलैंड नेशंस को। जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर आने वाले, साइक्लोन्स आएंगे, हीट होगी, बारिश होगी जोर से, तो अभी उसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि नेचुरल क्लाइमिटीज है। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का उसके हाथ, उनके हाथ में तो कुछ भी है भी नहीं। आप बस दुआ कर सकते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझे कि भाई ये आने वाला है, ताकि जो भी है प्रिकॉशंस ले सके। उसी को बोला जाता है एडाप्टेशन या मिटिगेशन बोल सकते हैं, जो इफेक्ट है वो कम हो जाए एटलीस्ट। Therefore, adaptation is extremely critical in the short term, particularly for developing countries. Unfortunately, most of these countries are also resource starved, making them dependent on foreign help, both in terms of money as well as know-how, to fulfill their adaptation requirements. ठीक है, इसलिए अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स उतने नहीं है, ना ही हम अभी अभी भी हम डिपेंडेंट है फॉरेन हेल्प के लिए, और पैसे के मामले में भी और अदर एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट्स के मामले में भी। That is why an initiative such as early warnings for all being executed by the World Meteorological Organization, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल किसके रिगार्डिंग है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस ये किसने किया है? तो ये किसने किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। More than half of the countries of the world do not have effective early warning systems even for routine events such as rainfall or cyclones. अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा कंट्रीज, ऑलमोस्ट हमारे पास 192 कंट्रीज है, तो आधे से ज़्यादा कंट्रीज के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम ही नहीं है। नॉर्मल हमारा रेनफॉल आने वाला है या नहीं, साइक्लोन भी नहीं, तो बाकी का तो छोड़ ही दे दो। विथ वेदर इवेंट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली erratic and ferocious, ensuring the setting up of an early warning system in every country is the minimum the world can do to minimize the damage from climate change. अभी हम बस एडाप्टेशन की बात कर सकते हैं, अभी छोड़ दो, वो आशा ही भूल जाओ कि हम अभी कुछ कर भी सकते हैं। कम करना है, कम करना रहता तो अभी तक किया रहता। मे बी अगर गले तक जब पानी आएगा तब हम थोड़ा बहुत सोचेंगे। ऐसे ह्यूमन टेंडेंसी तो वही है। टू मीटिंग द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड, इंडिया मस्ट कंसिडर रीजनरेटिव फार्मिंग एज द वे फॉरवर्ड। देखो अभी डिमांड की जो है, फूड की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, तो अभी उसको कंसिडर करने के लिए कुछ ना कुछ तो फार्मिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अभी वही वे फॉरवर्ड क्या देते, वे आउट क्या देते देखेंगे अभी, वो भी नेचुरल वे आउट। हरपिंदर संधू एंड राजीव कुमार, ये कौन है? संधू प्रोफेसर है और डायरेक्टर है फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के, और कुमार ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग और चेयरमैन है पहले इंडिया फाउंडेशन के। बड़े पर्सनैलिटीज है। India, with a population of 145 crore, is self-reliant in its food and nutritional requirement. Over the last 70 years, this has been achieved partly by expanding the area under agriculture and intensifying practices, largely during the Green Revolution, with an annual increase in demand for 2 to 3% for food. India must grow 50% more food by 2050. देखो, अगर 70 सालों की बात की जाए पिछले, तो हमने कुछ कुछ एरियाज में हमने थोड़ा एक्सपांशन किया है, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं तो वहाँ पर एक्सपांशन किया है, और कुछ कुछ इंटेंसिफाई किया है हमने प्रैक्टिसेस। इंटेंसिफिकेशन मतलब क्या? थोड़ा सा हमने ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि कम लैंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उगाया जा सकता है। और लार्जली अगर देखा जाए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने ये किया है। और एनुअल इंक्रीज जो है, हमारी डिमांड 2 से 3% फूड के लिए है, और इंडिया अगर चाहिए हमें सेल्फ सफिशिएंट, तो मस्ट ग्रो 50% मोर फूड। अभी 50% ज़्यादा फूड करना है 2050 तक। India is likely to fall short of this food demand by 2050. To continue with the current regime of intensive agriculture, which relies heavily on chemical fertilizers that have led to the decline in soil health to alarming levels, is not an option. Sole reliance on such a wasteful, energy-intensive, fossil fuel-based agriculture system seriously risk India's food, nutrition and ecological security. देखो, अगर हम अभी करंट regime से चलते रहे, तो बहुत ज़्यादा हम रिलाई कर रहे हैं अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल हेल्थ है वो कम हो रही है। ये खतरनाक है एक्चुअली देखा जाए तो। इसलिए सिर्फ वेस्टफुल या फिर एनर्जी इंटेंसिव या फिर फॉसिल बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम पर अगर हम उस पर ही बढ़ते रहे, तो इंडिया का फूड और न्यूट्रिशनल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बहुत खतरे में है। A recent State of the Food and Agriculture report by the United Nations Food and Agriculture Organization highlight the growing social, health and environmental cost of global agriculture and food systems. These costs total 12 trillion annually. While the current ways of producing can fulfill the calorific requirements of more than 8 billion people, it yields a massive cost to our society and the environment. अभी एक रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूएनएफएओ मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये हाईलाइट करते हैं कि जो भी सोशल, हेल्थ, एनवायरमेंटल कॉस्ट है ग्लोबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स की, वो बढ़ने वाली है अभी।
अभी कॉस्ट की टोटल कितनी बता रही है पता है आपको? $12 ट्रिलियन। मुझे बताना कितना होता है ये अगर करंट वे से हम करें, और फुलफिल हम कर सकते हैं क्या 8 बिलियन पीपल की पूरे वर्ल्ड वाइड, तो ये मैसिव कॉस्ट रहेगी हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए। The continuous addition of synthetic fertilizers over the past 6 decades has reduced the soil organic carbon content from a healthy national average of 2.4% in 1947 to merely 0.4%। मतलब कितना ज़्यादा घट गया है हमारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट मतलब क्या? सॉइल में जो कार्बन कंटेंट है वो कम हो रहा है। अभी पहले 2.4% था 1947 में, तो अभी 0.4% ही बचा है। This is alarming and well below the threshold of 1.5%, which is essentially for maintaining soil cerebral properties. Not only has it affected the prospects of food security, but it has also cost India a huge sum of rupees 47.7 lakh crore over the 7 years, amounting to 68,000 crore per year in lost carbon value। आप समझ सकते हो, बस आपको लगेगा कि भाई कार्बन ही तो कम हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर कार्बन खत्म होने लग गया है ना सॉइल में का, तो एक प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि फूड सिक्योरिटी, हम जितना फूड चाहिए उतना उगा नहीं पाएंगे। और आगे जाके उसकी जो क्या बोलते हैं फर्टिलिटी तो ठीक है, पर जो फूड जो आएगा उसमें भी उतनी न्यूट्रिशियस वैल्यूज नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से और इफेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पर। और ये अमाउंट करेगा इतने लाख करोड़ का, समझ रहे हो फिर? दिस कॉस्ट इन एडिशन टू द करंट 2 लाख करोड़ पर ईयर सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अभी एक सब्सिडी का भी कॉस्टिंग इसमें बढ़ जाता है फिर। सिंथेटिक फर्टिलाइजर ऑल्सो कॉज अबाउट 25 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अभी आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज किए तो उसका अलग से कॉस्टिंग जा रहा है एमिशन में, वो जा रहा है 14,000 करोड़ पर ईयर। These subsidies support the wasteful use of synthetic fertilizer that directly reduce soil organic content, generate enormous greenhouse gas, and seriously risk India's food nutritional and ecological security। वही बात होगी, आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो डायरेक्टली सॉइल में, तो वो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल का वो भी डिजेनरेट हो रहा है, प्लस ग्रीन हाउस गैस इमिशन आ रहे हैं, और ये भी रिस्क हो रहा है कि इंडिया के फूड और मतलब वही न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा हानि पहुंचने वाली है। ड्यू टू दिस लॉस ऑफ सॉइल हेल्थ, द रिस्पॉन्स रेशियो फर्टिलाइजर हैज डिक्लाइन फ्रॉम 12.1 kg ऑफ ग्रेन पर एनपीके in 1962 a mere 5.1 kg grain per NPK in 20 मतलब 17 तक। If such trend continue, India could face food shortages as early as 2035, partly due to an increase in food demand by growing population, productivity losses due to climatic impacts, soil loss of soil health, and declining response to synthetic fertilizers। अगर ऐसा ही चलता रहा ना 2035 तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होने वाला है, मतलब आज से 10 साल बाद। क्योंकि एक तो हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन है, प्लस प्रोडक्टिविटी लॉस होने वाला है क्लाइमेट इम्पैक्ट से, प्लस सॉइल हेल्थ की लॉस होने वाला है, और जो डिक्लाइनिंग रिस्पॉन्स है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का वो भी कम हो रहा है। अभी देखते हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम डिस्कस किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एंड सेंसिटिव सॉइल हेल्थ फेल्स, ठीक है। इंडिया मस्ट देयरफॉर सीक अ क्लाइमेट रेजिलेंट नेचर बेस्ड अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर। अभी यहाँ पर से सोल्यूशन की बात की जाए, इन्हें पूरा अभी तक ये जो डिस्कस किया ये पूरा प्रॉब्लमेटिक था और ये फैक्ट है, और ये अभी होगा सोल्यूशन। इसलिए ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट रेजिलेंट चाहिए, नेचर बेस्ड और अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मॉडल चाहिए जो रिड्यूस कर सके रिस्क जो एसोसिएटेड है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और इंप्रूव करे प्रोडक्टिविटी लाइवलीहुड फार्मर्स की, प्लस रिस्पेक्ट करे प्लानिटरी बाउंड्रीज और डैमेज नहीं करे ह्यूमन हेल्थ को। इंडिया नीड्स टू मेनस्ट्रीम सच एग्रीकल्चर टू इंश्योर इट्स फूड न्यूट्रिशनल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। वही बात है, तो ऐसा कोई मेन स्ट्रीम हमने करना चाहिए। प्रधान प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग टू सेफगार्ड इंडियन एग्रीकल्चर स्टैंड्स अगेंस्ट दिस रिस्क। We need to fully appreciate the value created by sustainable agriculture practices. Regenerative farming based on the principle of agroecology can reduce input cost, improve soil health, promote judicious use of groundwater, reduce the depletion of natural resources, and at the same time increase farm productivity and profits। देखो, अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर नेचुरल फार्मिंग करते हैं, तो ये सब हमें बहुत ज़्यादा, देखो सब में हमें मदद होगी। एक तो इनपुट कॉस्ट कम होगा, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, ग्राउंड वाटर का अच्छे से यूज़ होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का हम वेस्ट नहीं करेंगे, और फार्म प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। वन रिसेंट स्टडी फाउंड दैट कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग ऑल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, फार्म वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, कंज्यूमर्स बाय सक्सेसफुली बिल्डिंग सोशल कैपिटल इन रूरल एरिया। अगर कम्युनिटी मैनेज किया हमने, एक एक कम्युनिटी अगर बोल दिया कि भाई आपको नेचुरल फार्मिंग करना है, तो एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा। देखो अकेला चना भांड तो फोड़ सकता है, पर अगर वही चना अगर 5-6 चने मिलकर हो गए तो ये भांड तो छोड़ दीजिए, इस अकेला चना बड़ा क्या भांड, चलो कोई भी रहने दो, कुछ तो फोड़ता है वो अभी क्लिक नहीं हो रहा है। तो 4-5 अगर चने रहेंगे साथ में तो कुछ ना कुछ तो फोड़ेंगे, बहुत बड़ा फोड़ेंगे एक्चुअली। तो वही बात है।
Based on such evidence, India must redesign its agriculture to sustain its food, nutritional, and ecological security. It is possible by identifying scaling up systems that utilize ecological intensification, such as natural और regenerative farming. देखो, अभी ऐसे एविडेंस मिले हैं कि हमने अभी इतना इतने डेंजरस हमारे पास एविडेंस है, तो हमने अभी रीडिज़ाइन करना चाहिए हमारा एग्रीकल्चर और सस्टेन करना चाहिए हमारा फूड, न्यूट्रिशनल और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। और ये पॉसिबल है वैसे देखा जाए तो, आइडेंटिफाई करना, स्केलिंग करना सिस्टम, इसके ऊपर ही है अभी, रीजनरेटिव फार्मिंग के ऊपर है, नेचुरल या फिर रीजनरेटिव फार्मिंग। अभी प्रोपोनेंट्स ऑफ द करंटली डोमिनेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंटिन्यू टू रिलाई ऑन सिंथेटिक इनपुट्स इन फार्मिंग सिस्टम्स एंड promote sustainable intensification instead. While sustainable intensification involves increasing productivity per unit area by utilizing inputs more efficiently, ecological intensification is only promising way to mitigate the risk to Indian agriculture. It is also increases efficacies of agriculture inputs and partially replacing non-renewable resources such as synthetic pesticides and fertilizers with renewable resources such as ecosystem। अरे कितना बड़ा स्टेटमेंट है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन। अच्छा ठीक है, मोटा मोटा तौर पर वही बोल रहे कि हमने अभी सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है, और उसके फायदे वही है। ये जो प्रॉब्लम बताया उसका अपोजिट में इनके सोल्यूशन बताया। A redesign of agriculture in India needs to focus on radical transformation by adopting regenerative farming and not relying merely on managing the existing intensive system, understanding and practicing agroecological principles, relying on a knowledge intensive system which are supported by participated and decentralized pedagogy। फिर से रिडिज़ाइन की बात कर रही है कि रिडिज़ाइन होना चाहिए, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए हमारे रीजनरेटिव फार्मिंग में, और बस जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग इंटेंसिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए या फिर मैनेज करना चाहिए। इंटेंसिव एंड लॉन्जिट्यूडनल field research across 15 agro-climatic zones in the country will only be able to scientifically establish the true benefits of regenerative farming and generate the necessary evidence, raising awareness at the local and national levels, but about climate resilience and the health and environment impact of regenerative agriculture. The ground level evidence placed in the public domain will help create the political will and policy framework leading to the development of a scale-up model for of the uptake of regenerative farming across India. It will contribute to the country's vision of achieving net zero status। ठीक है, प्रॉब्लम बताया, सोल्यूशन रीजनरेटिव फार्मिंग पर ही फोकस कर रही है, और वही सोल्यूशन है वैसे, और भी कर सकते और सिस्टम बिठाई तो। अभी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ऑन पेपर तो मैं भी लिख सकता हूँ वैसे, इसका आंसर मैं भी कर सकता हूँ, पर अभी इम्प्लीमेंटेशन कितने हद तक सही करते ये देखना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा हैंग होने लग गया है। नहीं है यहाँ पर तो, नहीं है कुछ। ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इकोनॉमी सेक्शन में क्या है, इकोनॉमी एंड रिकवरी पाथ इन क्वार्टर 3 ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग फेस्टिव एक्टिविटी, रूरल डिमांड। ठीक है, जीएसडब्ल्यू यूज्ड कार सेल्स ओनली सेल मार्जिन है पॉजिटिव। ये क्या बात हुई भाई, अभी यूज्ड कार पर सेल्स पर भी जीएसटी मांगने लग गई है। हो गया काम। फ्रॉम टिकट रिजर्वेशन टू फ्लाइट इंक्वायरीज, रेलवेज टू लॉन्च वन स्टॉप सुपर ऐप फॉर सर्विसेज। ये भी एक सही है, एक ही ऐप रहेगा, टेंशन ही नो को कि कहाँ पर क्या है। इजी ऑन बोर्डिंग, इजी ऑफ लॉग इन, इंटीग्रेटेड सर्विस, पहले तो खुलना चाहिए रेलवे का ऐप, वो एक बड़ी बात है। चलिए भविष्य देख लो आप। वो लैंड द नेक्स्ट पंच। ठीक है। जैवलिन थ्रो 70.59 मीटर्स, गोल्ड मार दिया भाई ने, क्या बात है। सुमित अंतिल। चलिए ऊपर वाले ने न्यूज़ देखते हैं, अभी कुछ है क्या, चांसेस आर लेस के कुछ रहता है इधर, फिर भी हम देखेंगे। यहाँ पर तो नहीं है कुछ।
प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे हो गए। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आ रही है। मिलते हैं फिर। जय हिंद।